बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 5 क्रिस्टल सिस्टम जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। लास्ट 2 क्रिस्टल सिस्टम हमारे रह गए थे, जिसमें रोम्बोहेड्रल सिस्टम है और उसके बाद ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। अब रोम्बोहेड्रल सिस्टम मैंने ऑलरेडी बात की थी कि इन क्रिस्टल्स को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस और साइड्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे या एंगल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो रोम्बोहेड्रल सिस्टम में जो एक्सिस हैं और एंगल्स ये किस तरह हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल एक क्यूब की शक्ल में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और क्यूब में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स कि इस केस में भी तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन ये ज़रा प्रेस सा क्यूब है, बिल्कुल सीधा क्यूब नहीं है, आपको ज़रा प्रेस फॉर्म में क्यूब नज़र आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि इस केस में जो एंगल्स हैं वो 90 नहीं है, बल्कि एंगल्स आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे, बल्कि ये लाई करेंगे बिटवीन 90 एंड 120 के दरमियान में जो है ये तीनों एंगल्स लाई कर रहे होंगे। उसके बाद बेटे लास्ट में हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम आ जाता है। डायग्राम मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, सबसे आसान इसके जो है वो इंफॉर्मेशन याद रखना कि इसमें ना तो एंगल्स इक्वल होंगे और ना ही साइड्स इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इस केस में जो एक्सिस हैं वो तीनों एक्सिस इक्वल नहीं होंगे और एंगल्स भी तीनों इक्वल नहीं होंगे। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा, और ये सारे ही एंगल 90 के इक्वल नहीं होंगे। तो ये कुछ 7 क्रिस्टल सिस्टम था जिसमें हमने डायग्राम भी बनाई। डायग्राम बेटे आप बैठ के 1 से 2 बार डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम जो है वो आपको बनानी आएगी। अगर आप एक ही बार बनाएंगे और कहेंगे जी मैं इजीली डायग्राम बना लूँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। नेक्स्ट आपके पास बुक में एक टेबल है, हमने इस टेबल को डिस्कस करना है। इस टेबल में उन्होंने आपको सिखाया कि किस तरह आप एक ही टेबल में क्रिस्टल सिस्टम, उनके एक्सिस, उनके एंगल्स और एग्जाम्पल सब को आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे उस टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो उन्होंने टेबल में कॉलम दिया दैट इज़ नेम ऑफ क्रिस्टल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि नेम ऑफ क्रिस्टल। और सेकंड जो उन्होंने आपको हेडिंग दी दैट इज़ एक्सिस, के एक्सिस किस तरह हैं। एक्सिस के बाद उन्होंने थर्ड हेडिंग दी है आपको एंगल्स, आप भी एंगल्स बता देंगे। और एंगल्स के बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स का कॉलम दे दिया, आप भी यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो बता देंगे। तो बेटे अगर हम इस कॉलम को कंप्लीट करें या इस टेबल को कंप्लीट करें तो हम इजीली एक ही टेबल में सारे क्रिस्टल सिस्टम को इजीली जो है वो याद रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई आसान सा तरीका हो जिससे हम याद कर सकें। तो आप करेंगे क्या, क्रिस्टल नेम आप इस तरह याद रखेंगे कि CTOMHRT जी। तो मैंने लिखा जी CTOMHRT। अब आप इन्हें कंप्लीट कर लें। C फॉर क्यूबिक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, इसी तरह मोनोक्लिनिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, इसके बाद रोम्बोहेड्रल था, और उसके बाद ट्राइक्लिनिक। CTOMHRT। उसके बाद आप इन सब के एक्सिस लिख लें, A इक्वल टू B इक्वल टू C। इसी तरह इसके लिए भी A इक्वल टू B इक्वल टू C।
ए इक्वल बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसी तरह ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू बी और इक्वल टू सी। अब इसे आसानी से याद रखने के लिए आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि इस केस में क्यूबिक में तीनों लेंथ इक्वल है, टेट्रागोनल में सी को आप अनइक्वल कर दें, और ऑर्थोरोम्बिक में आप दोनों को अनइक्वल कर दें। यानी कि पहले तीनों लेंथ्स जो हैं वो इक्वल, फिर एक लेंथ अनइक्वल कर दी, फिर दोनों लेंथ्स अनइक्वल कर दी। अगर मैं इस जो है वो ऑपरेशन को 1 का नाम दे दूं, इस ऑपरेशन को 2 का नाम दे दूं, और इस ऑपरेशन को 3 का नाम दे दूं, तो आपने इन तीनों ऑपरेशन को रिपीट कर देना है, लेकिन इस तरह कि यहाँ पे ऑपरेशन 3, यहाँ पे ऑपरेशन 2 और यहाँ पे ऑपरेशन 1। 3 क्या था, तीनों लेंथ्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे रिपीट करेंगे 3 को, तीनों लेंथ्स इक्वल नहीं है। 2 में एक लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन 1 में तीनों लेंथ्स इक्वल थी तो मैंने इक्वल रहने दी। और ट्राई क्लिनिक के लिए तो ना एंगल्स इक्वल होंगे ना ही लेंथ्स इक्वल होंगे। तो इस तरह आप लेंथ्स को याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एंगल्स आ जाते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। फर्स्ट 3 के लिए तो तीनों एंगल्स 90 के इक्वल ही थे, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। इसी तरह अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। फर्स्ट 3 के लिए तो तीनों एंगल जो हैं वो 90 के इक्वल हैं। सेकंड पे अगर आप आ जाते हैं, मोनोक्लिनिक में 2 एंगल तो इक्वल होंगे, लेकिन थर्ड एंगल जो है वो 90 नहीं होगा, बल्कि जो है वो लाई करे 90 से ग्रेटर हो जाएगा। या खैर मैं इसे इस तरह लिख दूंगा कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, जबकि गैमा जो है ये आपके पास 90 के इक्वल नहीं होगा। और आप इसे बुक से जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं कि बीटा आपके पास 90 के इक्वल जो है वो नहीं होगा। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, सेम मिस्टेक जो हमने पहले भी की थी, और बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद आगे चले अगर हम, तो हेक्सागोनल आ जाता है। इसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये बेटे दोनों 90 के इक्वल होंगे, जबकि जो गैमा है ये इक्वल होगा 120 के, क्योंकि इसकी शेप भी अगर आपने देखी थी तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे ईद वाले दिनों में अक्सर घरों में हम वो सवैयाँ वगैरह से देने जाते हैं, तो बिल्कुल वही शेप थी हेक्सागोनल सिस्टम की। रोम्बोहेड्रल में बेटे आपने क्या करना है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा ये तीनों ही इक्वल नहीं है 90 के, क्योंकि ये लाई करते हैं बिटवीन 90 एंड 120। और ट्राइक्लिनिक सिस्टम में तो वैसे ही कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको भी हमने अनइक्वल कह दिया। तो ये आप इस तरह इस टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैंने सामने लिख दी हुई हैं। आयरन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये बड़ा कॉमन एग्जांपल हमने NaCl पढ़ा हुआ है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। टिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास टेट्रागोनल है। आपने जब एग्जांपल पढ़ी थी ट्रांजिशन टेम्परेचर की, उसमें भी हमने टिन को डिस्कस किया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो रोम्बिक से टेट्रागोनल में जाएगा। आर्थोरोम्बिक अगर आप आयोडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसी तरह मोनोक्लिनिक में शुगर के लिए, और हेक्सागोनल ग्रेफाइट के लिए, NaNO3 रोम्बोहेड्रल के लिए, और K2Cr2O7 ये बेटे आपके लिए ट्राइक्लिनिक के लिए। अगर एग्जाम्पल वाला आप कॉलम देखेंगे तो देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स, लेकिन आप 2 से 3 एग्जाम्पल हर स्ट्रक्चर के लिए जो है वो रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम था और उसके साथ साथ उनकी क्लासिफिकेशन थी। तो नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जी तो बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स को हमने 4 तरह की क्लासेस में क्लासिफाई किया, और ये बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की कि सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, उन टाइप ऑफ बॉन्ड के लिहाज से हमने सॉलिड्स को 4 तरह की क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास इज़ आयोनिक सॉलिड, second one is covalent solids, third one is molecular solids,
एंड फोर्थ वन इज मेटेलिक सॉलिड्स। ये क्लासिफिकेशन हमने किन बेसिस पे की, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा कि क्लासिफाइड, यानी कि सॉलिड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स। यानी कि हमने सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान जो टाइप ऑफ बॉन्ड थी उस लिहाज से 4 तरह की क्लासेस में हमने क्लासिफाई कर दिया। मसलन अगर आप देखें तो आयनिक सॉलिड्स हैं, इसका मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से जो सॉलिड्स बने, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब भी मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो इट मीन्स कि इन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट सॉलिड्स, आपको नाम से पता चल जाएगा कि 2 एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना और ये बॉन्ड एक्सीड करते गए और जो पार्टिकल थे वो मिलते मिलते उन्होंने एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया जिसे आप कोवेलेंट सॉलिड्स का नाम दे रहे हैं। इसे जब हम थॉरोली पढ़ेंगे तो डिटेल डिस्कशन में भी जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स मिलते गए और मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक बड़ा क्रिस्टल बन गया जिसे आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम दिया। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही मिलते हैं। मेटेलिक सॉलिड, ऑब्वियसली मेटेलिक बॉन्ड होगा इनके दरमियान। तो आज हम बेटे जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज़ आयोनिक सॉलिड्स। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं आयोनिक सॉलिड्स की, हेडिंग देखें कि आयोनिक सॉलिड्स हैं क्या। कहते हैं जी कि टाइप ऑफ सॉलिड, या आप खाली सॉलिड भी लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ सॉलिड्स इन विच पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ions are held together किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन due to strong electrostatic forces of attraction. Type of solid in which positively and negatively charged ions are held together due to strong electrostatic force of attraction are called या is called ionic solids। जी बेटे आयोनिक सॉलिड लिख दिया मैंने, आप इसे कंप्लीट लिखिएगा। तो वो सॉलिड्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस, इसका मतलब इन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन है, आयंस हैं। ये आयंस क्या, हेल्ड टुगेदर, एक साथ मौजूद हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह के सॉलिड्स को आप क्या नाम देंगे, आयोनिक सॉलिड्स का नाम देंगे। इनके एग्जाम्पल बेटे अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल में NaCl आ जाता है, इसे आप डिस्कस भी करेंगे, आपकी स्टडीज़ का हिस्सा भी है। इसी तरह KBr है, KBr के अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो CSF और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो ये आयोनिक सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने आयोनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट बेटा हम आयोनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। जी तो बेटा नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड्स जो है वो डिस्कस करना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सबसे पहले आप फिज़िकल स्टेट बताएंगे। बुक से बेटे अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये एक पैराग्राफ जो है वो नज़र आएगा
लेकिन आपने पैराग्राफ की हेडिंग्स बना लेनी है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख ली और साथ साथ हम इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी फिजिकल स्टेट। आयोनिक सॉलिड हमें पता है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक सॉलिड जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे आयोनिक सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट बेटे इनकी हार्डनेस की बात करेंगे। अब हमें पता है कि बातें वही रिपीट होंगी बार बार कि आयनिक सॉलिड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बने हुए हैं। इसका मतलब कि पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होने की वजह से एम्प्टी स्पेसेस ख़त्म और हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो दैट्स वाई आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है और हार्डनेस आ जाती है स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट अगर आप देखें वोलेटिलिटी, वोलेटाइल से वर्ड दिया गया, मतलब कि सबसे पहले तो बेटे हमें वोलेटाइल का पता होना चाहिए। मैं वोलेटाइल को लिक्विड के लिहाज से एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे लिक्विड्स जिनमें रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा वो वोलेटाइल लिक्विड होंगे, और वो लिक्विड जिनमें रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा वो लेस वोलेटाइल होंगे। तो सॉलिड्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स भी वोलेटाइल होते हैं, लेकिन आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें बात वही है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक सॉलिड में जो वोलेटिलिटी है वो तकरीबन नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आयनिक सॉलिड्स आर नॉट वोलेटाइल, और इनमें वोलेटिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग आईएमएफ जो है वो मौजूद हैं, या स्ट्रॉन्ग आईएमएफ नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली हेल्ड करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो लिहाजा वोलेटिलिटी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अब कॉन्सेप्ट एक ही है और प्रॉपर्टी सारी की सारी उसी कॉन्सेप्ट से जो है वो एक्सप्लेन होती जाएंगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या वेरी हाई, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो नेचर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, तो ऑब्वियसली ये जो सॉलिड्स हैं आयनिक सॉलिड्स ये आयंस से मिलकर बने हैं, तो दीज सॉलिड्स आर आयनिक इन नेचर। इनकी जो भी टर्म्स हम लिखते हैं आयनिक होने की वजह से इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बल्कि इनका सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो इनका जब हम मैस वगैरह लिखते हैं तो हम कोई आयोनिक मैस या हम कोई मॉलिक्यूलर मैस नहीं लिखते, हम कहते हैं जी फार्मूला मैस, ठीक है। तो दे आर आयनिक इन नेचर, तो आपने बताना है कि आयनिक इन नेचर होने की वजह से इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, क्योंकि आयंस का कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बने आयनिक सॉलिड्स। तो हर तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स है, अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो इस तरफ से नेगेटिव को अट्रैक्ट किया जाएगा, वो नेगेटिव फर्दर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा,
तो ये आयंस मिलते मिलते एक बड़ा जो है वो स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं जो कि एक्सटेंड करता जाता है 3 डायमेंशनली। तो इसका मतलब कि हम गैस नहीं कर सकते कि एक आयनिक जो आपके पास सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। हम उनके मोस्टली जो है वो फार्मूला मैस का वर्ड यूज़ करते हैं या जो है वो फार्मूला का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं रेडियस रेशो। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस रेशो है क्या। रेडियस रेशो बेटा इक्वल होती है रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन। इन दोनों की जो रेशो है इससे आप रेडियस रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, अगर आप इसका जो है वो देखें रेडियस देखें साइज, तो इसका रेडियस क्या होगा, आयनिक रेडियस 95 पाइकोमीटर। और अगर आप Cl नेगेटिव का जो है वो साइज देखें तो दैट इज़ 181 पाइकोमीटर। अब अगर आप इनका रेडियस रेशो लेंगे तो दैट इज़ 95 बाय 181, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.525 ऑलमोस्ट। इसका मतलब NaCl की जो रेडियस रेशो है वो क्या है, 0.525। तमाम वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनकी रेडियस रेशो इक्वल होगी उनके स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी तरह अगर आप CSF का रेडियस रेशो देखेंगे तो सीजियम फ्लोराइड का रेडियस रेशो जो है वो भी क्या है, 525 है, 0.525। तो NaCl और CSF दोनों की रेडियस रेशो इक्वल है, तो रेडियस रेशो इक्वल होने की वजह से दोनों के स्ट्रक्चर्स भी क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। तो रेडियस रेशो बेटे आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि if two crystalline solids have same radius ratio, their structures will be same। सेम रेडियस रेशो होने की वजह से स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जाएंगे जी, सेम हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही स्क्वीज करके लिख दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की रेडियस रेशो सेम है तो उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने एग्जांपल बताई कि NaCl और CSF दोनों की रेडियस रेशो क्या है, 0.525। तो रेडियस रेशो सेम होने की वजह से इनके स्ट्रक्चर्स भी क्या हैं, सेम हैं। उसके बाद बेटे कंडक्शंस की बात कर लेते हैं। जो आयनिक सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे तो ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर नॉट अलाउड टू मूव। तो जब तक चार्जेस मूव नहीं करेंगे हम कहेंगे जी कंडक्शन नहीं हो रही। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली होल्ड किया है, लिहाजा चार्जेस मूव नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं जी कि सॉलिड स्टेट में ये क्या है, नॉन कंडक्टर हैं। लेकिन अगर आप इनको मेल्ट कर दें या आप इनका सोल्यूशन बना लें तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे जी, कंडक्टर हो जाएंगे। क्योंकि मेल्ट करने से भी पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे की अट्रैक्शन से बाहर आ जाएंगे और विद इन द स्ट्रक्चर मूव कर सकते हैं। और सोल्यूशन फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग-अलग हो जाते हैं और विद इन द सोल्यूशन जो है वो मूव कर सकते हैं। तो जब भी चार्जेस मूव करेंगे हम कहते हैं जी कंडक्शन हो रही है। नेक्स्ट अगर आप आगे चलें तो ब्रिटल है। ब्रिटलनेस क्या होती है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने से जो सॉलिड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रिटल। ब्रिटलनेस है क्यों, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं जी, स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी, पॉजिटिव और इसी तरह ये आपके पास नेगेटिव आयन। मैं रेड से नेगेटिव बनाता जाऊंगा, एक और नेगेटिव बना लेते हैं जी, और इसी तरह एक और नेगेटिव बना लेते हैं और एक और नेगेटिव बना लेते हैं, ताकि एक ही बार हम अपने स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करें। पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप अरेंजमेंट देखें तो हर पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव होता है।
यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और आगे इसी तरह नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सॉलिड्स मौजूद हैं, सॉरी पॉजिटिव जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह नीचे भी लेयर आ जाएगी आपके पास। अगर आप क्या करें, आप किसी एक लेयर पे फोर्स अप्लाई करें, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से ये लेयर स्लाइटली आगे की तरफ मूव कर जाएगी। जब ये लेयर आगे की तरफ मूव कर जाएगी तो आपके पास जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि नीचे वाली लेयर मैं वैसे बनाऊंगा, पहले मैं इसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाली लेयर मैंने वैसे बना दी नेगेटिव, और इसी तरह नेगेटिव, एक और नेगेटिव मैंने बना दिया और एक और नेगेटिव बना दिया, और इनके साथ मैंने पॉजिटिव्स बना दिए सारे कि ये पॉजिटिव आयन मौजूद हैं। अब आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से ऊपर वाली जो लेयर है ये स्लाइटली स्लाइड कर जाएगी, और पहले अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने थे, और जब ये लेयर स्लाइडली मूव करेगी तो लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ये पॉजिटिव थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसके पीछे वाला नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा। अगर आप देखें तो शायद मेरी बात आपको समझ आ रही हो कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने आ गए और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ गए। अब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये क्रिस्टल यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह क्रिस्टल का ब्रेक हो जाना ब्रिटलनेस कहलाता है। तो आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आयनिक सॉलिड्स में मौजूद हैं। हमने जब आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ा था तो उसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म वाले केस में टेबल के नीचे लास्ट पैराग्राफ में आपको जो था वो एग्जांपल दी गई थी, और पॉलीमॉर्फिज्म में भी आपने AgNO3 की एग्जांपल पढ़ी थी जो कि 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आए तो रिएक्शन रेट। पोलर सॉल्वेंट में इनके रिएक्शन रेट जो हैं वो हाई होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाई इन पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो आपके पास आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर पोलर इन नेचर, तो पोलर जो है वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं। तो अगर आप आयनिक सॉलिड्स को पोलर सॉल्वेंट में जो है वो रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। लास्ट में बेटे आपके पास डेंसिटी है। मैं डेंसिटी को इस तरफ लिख देता हूँ कि इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का अगर फार्मूला देखें तो डेंसिटी इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो गया, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। पार्टिकल्स करीब आए तो वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? वेरी हाई होती है। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हमने डिस्कस किया। टाइम कम था, मैंने कोशिश की कि मैं कम टाइम में जो है वो डिस्कशन ज़्यादा हो जाए, बोर्ड को ज़रा कम यूज़ किया जाए, और बोर्ड आज वैसे भी बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ सा यूज़ हुआ हमसे। तो लेकिन आपने कोशिश करनी है, आप अपने लेक्चर नोट्स बनाते जाएंगे। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दी, अब आप जब बुक से पढ़ेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, जस्ट आपने हेडिंग्स बुक पे जो है वो मार्क करते जाना है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।